नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटी के हमारे परिष्कार वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें जो आपके सीटी का एग्जाम होगा उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से आपका संभावित पेपर बन सकता है उन सभी को लेकर के हम इस पूरी सीरीज में आपके साथ जुड़ करके बात कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर दीपक अवस्थी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के साथ आपके साथ बात करूंगा। आज हम जिस सीरीज को लेकर के बात कर रहे हैं उसमें संविधान का जो इंट्रोडक्शन है, संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान सभा है, उसको लेकर के संविधान सभा ने क्या क्या कार्य प्रणाली अपनाई, क्या क्या कार्य उन्होंने किए, कैसे उनका संविधान सभा का कैसे गठन हुआ, इन सब को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं और पहले सवाल में देखते हैं कि इन दिनों एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी को हम कैसे बनाएं ताकि हमारे अधिक से अधिक सवाल सही हों और हम उस एग्जाम को क्रैक कर पाएं, उस एग्जाम में हम सफल हो पाएं। तो सबसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का। सबसे पहले है एक सूची है फर्स्ट और एक सूची है सेकंड। और प्रश्न की भाषा क्या है दोस्तों? प्रश्न ये है कि हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था है या राज्य व्यवस्था है उसमें हमने बहुत सारे प्रावधान बहुत सारे देशों से, दुनिया की बहुत सारी व्यवस्थाओं से लिए हैं। वो हमने किस देश से कौन सा प्रावधान लिया है, इसके बारे में एक सुमिलित कथन बताने वाला एक सवाल आपके सामने है। तो सबसे पहले मैं सूची फर्स्ट का पहला पॉइंट पढ़ता हूं। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको हम डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत कि राज्य की नीति कैसी होनी चाहिए, वो हमने किस देश से अडॉप्ट किया है। दूसरा इसमें सूची फर्स्ट में है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, ये हमने किस देश से अडॉप्ट किए हैं। थर्ड पॉइंट है सर संघीय व्यवस्था, यानी जो फेडरल व्यवस्था है या फेडरल जो सिस्टम है, यूनियन जो सिस्टम है, ये हमने किस देश से अडॉप्ट किया है। और फोर्थ है समवर्ती सूची, जिसे हम कॉन्क्रीन लिस्ट के नाम से जानते हैं, ये हमने किस देश से अडॉप्ट की है। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम को क्रैक करने का एक बहुत अच्छा माध्यम क्या है कि हमने एक सवाल में आपसे 4 प्रश्न पूछ लिए। मतलब अगर हम सरल एक पूछते कि भाई ये फलानी व्यवस्था हमने कौन से देश से ली है, हमने उस व्यवस्था का नाम लिखा और 4 देशों का नाम लिख दिया, फिर आप एक उत्तर लगाते। इससे बेटर है कि हमने 4 व्यवस्थाएं पूछी और 4 देश पूछ लिए और फिर आपसे सुमिलित करके जो कथन पूछा, जो उत्तर पूछा, उससे आपके 4 सवाल तैयार हो गए। तो इन दिनों की जो रणनीति है एग्जाम्स की, उसमें एग्जामिनर को ऐसे सवाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे सवाल प्राय पूछे जा रहे हैं, उसको निश्चित तौर पर प्रायिकता के आधार पर वो रख रहा है। तो दोस्तों देखिए, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए, मूल अधिकार किस देश से लिए, संघीय व्यवस्था किस देश से ली और समवर्ती सूची हमने किस देश से ली। तो आप इसको हम सुमिलित करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व हम जानते हैं कि हमने आयरलैंड से लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व हमने कौन से देश से लिए हैं दोस्तों? आयरलैंड से लिए। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, या आप शॉर्ट में बोले तो अमेरिका से लिए हैं, यूएसए से लिए। संघीय व्यवस्था, भारत का जो फेडरल सिस्टम है वो कनाडा से अडॉप्ट किया गया है। और जो समवर्ती सूची है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट की गई है। तो आप इस पूरे प्रश्न को जब सुमिलित करें तो आप इन सारी चीजों का ध्यान रखें। ये सिर्फ एक सवाल के तौर पर बानगी है आपसे, लेकिन आप जब भी आपकी तैयारी को बहुत थोड़ा सा व्यवस्थित क्रम में लाएं या थोड़ा सा तेज करें, तो आप ये ध्यान रखें कि एक सवाल इसमें से कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में या हमारी संविधान सभा ने कौन से देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए हैं। तो लगभग संविधान की 40 से अधिक विशेषताएं हमने दूसरे देशों से अडॉप्ट की हैं। अब इनमें प्रमुख जो देश हैं उनकी संख्या 4-5 है, बाकी हमने 4-5 और जो देश हैं छोटे छोटे, उनसे एक एक 2-2 प्रावधान लिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रावधान हमने 2 देशों से अडॉप्ट किए हैं। एक देश ब्रिटेन है, जिसको हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, और दूसरा देश है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। बाकी हमारे संविधान पर फिर जो प्रभाव है, थर्ड पॉइंट के आधार पर जो प्रभाव आता है वो 1935 के अधिनियम का आता है, 1935 के भारत शासन अधिनियम का आता है। तो आपको अगर देश के बारे में बताना है तो जैसे आप ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, या आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, और कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, ये आपको सब जितने जितने प्रावधान हमने लिए हैं उतने उतने आपके जेहन में होने चाहिए। कहीं भी कैसा भी सवाल आपसे इसमें पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों कि पहले का थर्ड रहेगा, फर्स्ट का थर्ड रहेगा, दूसरे का 4 रहेगा, और तीसरे का इसमें 2 रहेगा, और पहले का इसमें क्या रहेगा? 4 रहेगा।
तो इस तरीके से उत्तर निकला, वो कौन सा निकला दोस्तों, डी उत्तर निकला। और ऐसा सवाल आपका जो एक ही सेगमेंट में 4 सवालों के जितना बराबर बड़ा था, वो एक सवाल आपने हल किया। आइए दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरे सवाल किस तरीके से एग्जाम्स में या आपके डिफरेंट एग्जाम्स में कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो दूसरे सवाल को मैं पहले पढ़ता हूं और आप भी इसको देखिए और फिर हम इसका उत्तर, सही उत्तर जानेंगे और जो थोड़ी सी मैक्सिमम सटीक व्याख्या हो सकती है उस व्याख्या के बारे में बात करेंगे। एक योजना है कैबिनेट मिशन योजना। इसमें संविधान सभा का निर्वाचन करने की बात थी। सबसे अंतिम योजना जो भारत के संविधान व्यवस्था में ब्रिटिश व्यवस्था के द्वारा हमारे लिए जो लागू की गई थी, वो कैबिनेट मिशन योजना थी दोस्तों। और कैबिनेट मिशन योजना 3 सदस्यीय आयोग था कैबिनेट मिशन। इसमें एक अध्यक्ष था और 2 इसके सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो इसमें अध्यक्ष थे और इसमें एबी अलेक्जेंडर एक सदस्य थे और इसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स एक सदस्य थे जो क्रिप्स मिशन के रूप में 1942 में आए थे। ये तीनों मेंबर भारत आते हैं 24 मार्च 1946 को और ये 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट देते हैं, जिसके आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। और फिर जब गठन होता है तो निश्चित तौर पर दोस्तों उसकी कुछ विशेषताएं, कुछ उसके सिद्धांत, कुछ उसके और अनुप्रयोग के बहुत सारे पैमाने हमारे सामने आते हैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि इस योजना में कैबिनेट मिशन ने हमारे लिए क्या क्या रिकमेंड किया था कि हमारी संविधान सभा का जो प्रारूप है, जो स्ट्रक्चर है या उसका जो आकार है, वो आकार किस तरह से बनाया जाएगा ताकि वो आगे आने वाले भारत के जो भविष्य है उस भविष्य का निर्धारण, उसका अंकेक्षण किस तरीके से कर सके, उस व्यवस्था को किस तरीके से हमारे लिए लागू करवा सके। तो मैं पहला ऑप्शन पढ़ता हूं, कैबिनेट मिशन ने हमें क्या क्या दिया ये आपको इसमें बताना है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान निर्धारित हुआ। ये बिल्कुल सही बात है कि उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ है। मैं लगभग शब्द लगा रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। मैं इनकी थोड़ी छोटी छोटी जो सटीक व्याख्या है वो भी आपको बता रहा हूं। तो भारत की जनसंख्या, जब हम 1946 में कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं तो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ है। तो इस 40 करोड़ का अगर हम पैमाना माने तो ये पैमाना इस तरीके से माना कैबिनेट मिशन ने कि संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य बनाया जाएगा। इसलिए हम ये जान पाए या हम ये जानते हैं कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में कुल जो सदस्य संख्या भारत के लिए निर्धारित की थी दोस्तों, वो थी 389। मतलब 389 सदस्य भारत की संविधान सभा में आएंगे। और इसका जो वर्गीकरण रहेगा, सटीक वर्गीकरण जो रहेगा वो ये रहेगा कि उस समय की जो तत्कालीन जनसंख्या है उस जनसंख्या में लगभग 10 लाख पर एक सदस्य संविधान सभा में लाया जाएगा। दूसरा प्रावधान, प्रत्येक प्रांत में स्थानों का वितरण 3 समुदायों के आधार पर किया गया, मुस्लिम, हिंदू और ईसाई। देखिए दोस्तों, बहुत बारीक बात है, आपको एग्जाम की रणनीति समझ में आनी चाहिए कि इन दिनों भारतीय संविधान और राज व्यवस्था में से कैसे सवाल आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, आप सवाल का उत्तर लिखा हुआ है प्रत्येक प्रांत से स्थानों का वितरण 3 समुदायों के आधार पर हुआ। ये बिल्कुल सही बात है, ये समुदाय 3 ही थे। और अगर मैं आपसे बात करूं कि उस समय भारत में 11 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं? 11 प्रांत हैं। आज तो 28 प्रांत हैं और 8 यूटी हैं। लेकिन जब हम 1946 की बात कर रहे हैं तो 1935 के अधिनियम के आधार पर जो रिकमेंडेशंस बनी हुई थी उनमें 11 स्टेट काम कर रहे थे। और आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि 1946 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप ये ध्यान रखें कि अभी भारत आजाद नहीं हुआ है और जब तक आजाद नहीं है तब तक भारत का विभाजन भी नहीं है। तो हम एकीकृत भारत की संविधान सभा के रिकमेंडेशंस पे बात कर रहे हैं। एकीकृत यानी जो विभाजन से पहले पूरे भारत की एक व्यवस्था थी जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तान बना है भारत से विभाजन होने के बाद। लेकिन हम कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस पढ़ रहे हैं तो वो 1946 है। तो 1946 में रिकमेंडेशन देते समय कैबिनेट मिशन कहता है कि जो भारत में 11 प्रांत हैं उनमें जो जनसंख्या है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? ये ठीक बात है कि एक हिस्सा मुसलमानों का रहेगा, एक हिस्सा इसमें सिखों का रहेगा और एक हिस्सा इसमें सामान्य रहेगा, है ना। तो एक हिस्सा तो सामान्य हो गया, एक हिस्सा सिख हो गए और एक हिस्सा कौन हो गए? मुस्लिम्स हो गए। अब इस एग्जाम्स के इस पूरे पैटर्न को आप समझिएगा, इस
ऑप्शन में दोस्तों आपसे पूछा है कि मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, तो हिंदू शब्द नहीं है उस समय 3 वर्गीकरणों में और ईसाई भी शब्द नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर इसमें से सही कथन पूछ रहा है, तो ये वाला गलत हो गया। प्रांतीय विधानमंडल में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतों के आधार पर निर्वाचन किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। जब भी आप आगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को समझेंगे, उसकी जो जानकारी है वो आप जब प्राप्त करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको ये महसूस होगा कि भारत में जो इलेक्शन के मेथड है, चुनाव की जो पद्धति है, उन पद्धतियों के 2 ही प्रकार काम करते हैं। एक भारत में डायरेक्ट इलेक्शन की पद्धति काम करती है, जिसे हम फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी उसमें मत जो जनता है, यानी जो वयस्क मतदाता है, वो अपने उम्मीदवार को सीधे जाके अपने मत का प्रयोग करता है और उम्मीदवार मतों से विजयी हासिल करता है, मतों से जीत प्राप्त करता है। इसको डायरेक्ट इलेक्शन के नाम से जानते हैं कि हम किसी पोलिंग बूथ पे गए और हमने अपना वोट अपने उम्मीदवार के लिए दिया जो हमको पसंद है। इसमें सिर्फ मत गिने जाते हैं। और दूसरा भारत में सिस्टम है दोस्तों इनडायरेक्ट इलेक्शन का। यह आपको ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट इलेक्शन का। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है? जिसमें हम कुछ प्रतिनिधियों को चुन लें और वो फिर कुछ प्रतिनिधियों को चुने। हमने किसी को चुना और उन्होंने किसी को चुना, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन का भारत में 4 प्रोसेस इनडायरेक्ट इलेक्शन से भारत में यूज होते हैं। उनमें एक प्रोसेस है राष्ट्रपति का। और दोस्तों हम ये जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम तो भाग लेते नहीं, आम जनता भाग लेती नहीं, तो फिर संसद सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा बोला है मैंने, और इन दोनों में भी केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। राज्यसभा के सदस्यों को चुनने में जिन जिन राज्यों में या यूटीज में विधानसभा है, उनके एमएलए यानी निर्वाचित विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और विधान परिषद का इलेक्शन थोड़ा एक क्राइटेरिया से किया जाता है, लेकिन वो भी इनडायरेक्ट है, वो भी इनडायरेक्ट है। तो भारत में 4 इलेक्शन दोस्तों इनडायरेक्ट लड़े जाते हैं। पहला इलेक्शन राष्ट्रपति का है, इनडायरेक्ट है। दूसरा इलेक्शन उपराष्ट्रपति का है, इनडायरेक्ट है। तीसरा इलेक्शन राज्यसभा के मेंबर्स का है, इनडायरेक्ट है। और चौथा इलेक्शन विधान परिषद सदस्यों का है, वो भी इनडायरेक्ट है। तो 4 इलेक्शन भारत में इनडायरेक्ट हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है, इनकी एक ही पद्धति है चारों इलेक्शंस की, और वो पद्धति का नाम क्या है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली या अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। ये ऐसी प्रणाली है जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। दोस्तों मैं एक ही सवाल में बहुत सारे एग्जाम्स में आने वाले सवालों को क्लियर कर रहा हूं। अगर आपसे सवाल ये बने कि भारत में संविधान सभा का गठन डायरेक्ट इलेक्शन से हुआ था या इनडायरेक्ट इलेक्शन से हुआ था, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि भारत में संविधान सभा का गठन इनडायरेक्ट इलेक्शन से किया गया था, डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं किया गया था। आपको याद रखना है, भारत में संविधान सभा का जो निर्वाचन है, जो गठन है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था। दोस्तों निर्वाचन और वो भी अप्रत्यक्ष, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और भारत में जो दूसरे सदन है, जैसे लोकसभा के मेंबर्स हैं, जैसे विधानसभा के सदस्य हैं, जैसे पंचायत राज में जो ग्रामीण व्यवस्था में लागू है स्थानीय शासन, या जो नगरीय शासन है, जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा है, उसमें हम अपने उम्मीदवार को सीधे वोट देते हैं। और सीधे वोट देते हैं तो वो दोस्तों डायरेक्ट इलेक्शन माना जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो सवाल आप ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से उत्तर दीजिए, बहुत ढंग से, बहुत सरलता पूर्वक सवाल को पढ़िए और सरलता पूर्वक आप समझ के इसका उत्तर निकालिए। मैं आपको एक एग्जाम का एक सवाल बता रहा हूं, लेकिन मैंने 8 उदाहरण दिए हैं। राष्ट्रपति का दिया, उपराष्ट्रपति के दिया, राज्यसभा सदस्यों का दिया, विधान परिषद सदस्यों का दिया। इनके इलेक्शन इनडायरेक्ट है, इनके इलेक्शन इनडायरेक्ट है। अब मैं दूसरी तरफ उदाहरण दे रहा हूं, लोकसभा मेंबर्स यानी लोकसभा के सदस्य, दूसरा विधानसभा के सदस्य, तीसरा पंचायत राज के सदस्य और चौथा नगरीय शासन के सदस्य। ये चारों सदस्य हम डायरेक्ट चुनते हैं। तो भारत में 4 डायरेक्ट इलेक्शन के प्रोसेस हैं और भारत में 4 ही इनडायरेक्ट इलेक्शन के प्रोसेस हैं। लेकिन अगर हम इस बात को देखें कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इस समय, या टॉपिक जो हम हल कर रहे हैं या जिसके प्रश्न हम देख रहे हैं, वो है संविधान सभा यानी उसकी विशेषताएं। और इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको ये महसूस होगा कि भारत में संविधान सभा का गठन इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टेड करके यानी निर्वाचित करके किया गया था। तो
आपको इसका ऑप्शन बिल्कुल मैं समझता हूं, समझ में आ रहा होगा कि इसमें से आपको सही बताना है। तो पहला सही है और तीसरा सही है। पहला सही है और कौन सा सही है? तीसरा सही है। तो 1 और 3 इसके 2 ऑप्शन इस समय सही है। लेकिन कैबिनेट मिशन ने तो दोस्तों बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी, उनमें आपको बहुत सारा याद रखना है और निश्चित तौर पर एग्जामिनर कहीं से भी आपसे इसमें सवाल पूछ सकता है। और व्यवहारिक अनुभव की अगर बात करें दोस्तों, तो व्यवहारिक अनुभव में पढ़ने के 2 तरीके हैं। मतलब आप एग्जाम्स को जब हल करते हो, एग्जाम देते हो या एग्जाम के सवाल हल करते हो, या निश्चित तौर पर आप कहीं इसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, तो निश्चित तौर पर आपको उस चीज का रिदम पता होना चाहिए कि हम जिस चीज को लेकर के बात कर रहे हैं उसका रिदम क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर कैबिनेट मिशन से सवाल बनता है एग्जाम्स में। तो कैबिनेट मिशन के बारे में आपके पास सटीक और प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। मैं 2-3 पॉइंट्स और बोल देता हूं कैबिनेट मिशन को लेकर के कि कैबिनेट मिशन ने 10 लाख की जनसंख्या पे तो ये एक सदस्य बनाना तय किया था। 3 वर्गों में सदस्यों को बांटा था। सामान्य है, उसमें एक मुस्लिम है और तीसरा सिख है। ऐसे ही जो संविधान सभा का गठन होगा, प्रांतों से जो लोग चुन करके आएंगे वो इनडायरेक्ट चुन करके आएंगे। कैसे चुन करके आएंगे? इनडायरेक्ट। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कैबिनेट मिशन की? एकमात्र ऐसा आधार है कैबिनेट मिशन जो ये बोलता है कि पृथक पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान इस समय इस परिस्थिति में संभव ही नहीं है। सेपरेट पाकिस्तान की मांग को सिरे से खारिज करने वाला एकमात्र आयोग कौन सा है? कैबिनेट मिशन है। अब इन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि तत्कालीन समय में भारत में सांप्रदायिक दंगे बहुत चरम सीमा पर पहुंच गए थे। और आप ये जानते हैं कि हमारे हिंदी सिनेमा में बहुत सारी जो फिल्में हैं वो हमारे भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर बनी हुई हैं, जिनमें बहुत सारी लोकप्रिय फिल्में आप देखते हो। अब जब आप उन सिनेमाज की फिल्मों को देखते हो तो निश्चित तौर पर आपको पता चलता है कि सांप्रदायिक विभाजन कितना कठिनाई से भारत के इस पूरे व्यवस्था के साथ जुड़ा और हमको कितने असहनीय दर्द वो देके गया। क्लियर? तो विभाजन कभी भी सुखद किसी का भी नहीं हो सकता, चाहे वो व्यवस्था का हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो संस्थाओं का हो, चाहे वो आपके दूसरी चीजों का हो। तो विभाजन से उत्पन्न समस्याओं को उस समय रिकमेंड करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने जो हमारे लिए आयोग भेजा वो कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन ये भी कहता है कि जब पृथक पाकिस्तान की मांग नामंजूर हुई तो निश्चित तौर पर मुस्लिम लीग को बहुत बुरा लगा। तो मुस्लिम लीग को जब बुरा लगा तो मुस्लिम लीग ने, आप ध्यान रखिएगा ये एग्जाम्स में सवाल है, कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। यानी जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और जहां अल्पसंख्यक आबादी हिंदुओं की थी, तो वहां मुसलमानों हिंदुओं को बहुत काट मार मचाई, और जहां हिंदू बाहुल्य थे वहां मुसलमानों के साथ उतने अधिक तो अत्याचार नहीं हुए, लेकिन थोड़े बहुत अत्याचार हुए। तो विभाजन की त्रासदी जब जिस समय देश में चल रही थी, उसी समय ब्रिटिश सरकार ने हमारे यहाँ एक कैबिनेट मिशन उतारा और उस कैबिनेट मिशन ने हमारी संविधान सभा के लिए रिकमेंडेशंस दी। उसके आधार पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। तो निश्चित तौर पर कैबिनेट मिशन से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको देखिएगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और फिर एक विचार करते हैं एक सवाल पे। और सवाल वैसा ही है जो आप देख पा रहे हैं कि एक सवाल में से हम 3-3, 4-4, 5-5 सवाल निकाल रहे हैं, ताकि हमारा मकसद ये है ताकि आप अधिक से अधिक सवालों को हल कर पाएं और आप अधिक से अधिक चीजों के साथ अपनी पूरी रिवीजन को और अधिक मजबूत कर पाएं। तो देखिए हम पढ़ते हैं। सवाल थर्ड है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते समय, तो आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान भारत में लागू हुआ। उस लागू करते समय भारत के संविधान की क्या वस्तु स्थिति थी? मतलब हमारे संविधान में क्या था और क्या नहीं था, या हमने नया क्या जोड़ा और पुराना हमारे पास क्या था। पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और इसको आप चाहें तो एक शब्द लिख सकते हैं और उसको बोल सकते हैं संप्रभुता। दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष, या इसको आप बोल सकते हैं पंथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द है लोकतंत्रात्मक, यानी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। ये 3 वर्ड है। क्या ये हमारे पास तीनों वर्ड थे 26 जनवरी 1950 को? एक स्टेटमेंट इस पे विचार करना है। दूसरा, भारत में गणतंत्र होने का मतलब क्या है, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, गणतंत्र का मतलब क्या है,
दूसरा इस पे बात करनी है। तो गणतंत्र का मतलब क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास होने चाहिए। तो आप देखिए, जो हम व्यवहारिक तौर पर सोचते हैं दोस्तों, कई बार वो चीजें शासन व्यवस्था में या कानूनी व्यवस्था में या नियमों के अंतर्गत प्रॉपर नहीं होती है। उसका प्रॉपर अर्थ क्या है वो हमको आना चाहिए। तो अब जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो शब्द क्या है? गणतंत्र। इंग्लिश वर्ड क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणतंत्र, भारत के संविधान की उद्देशिका, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। और प्रस्तावना में ये शब्द है तो आपको निश्चित तौर पर इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। तो इस शब्द का अर्थ है दोस्तों कि ऐसी शासन प्रणाली किसी देश में, किसी भी देश में, किसी कंट्री में ऐसा रूल ऑफ जो गवर्नमेंट है जिसमें सबसे बड़ा पद है, जो भारत में सबसे बड़ा पद संवैधानिक पद राष्ट्रपति का है। भारत में सबसे बड़ा संवैधानिक पद किसका है? राष्ट्रपति का। उसी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। देखिएगा, मैं दोबारा बोलता हूं, सुनिएगा। किसी देश की शासन प्रणाली में सर्वोच्च संवैधानिक पद वंशानुगत नहीं होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। वंशानुगत नहीं होना चाहिए दोस्तों, कैसा होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। और हमने अपनी राज व्यवस्था में, अपने संविधान में सबसे बड़ा पद बनाया है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत ये लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 के अंतर्गत यानी 56 नंबर के आर्टिकल के अंतर्गत हमने लिखा है कि ये 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। और इसका चुनाव, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला हूं, अप्रत्यक्ष होगा। 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा, अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। तो आप ये समझ पा रहे हैं गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष का पद या संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है, उस प्रणाली को हम गणतंत्र बोलते हैं। और दोस्तों, ये आपको पता है कि हमने गणतंत्र जो शब्द है संविधान में फ्रांस से लिया है। किस देश की शासन व्यवस्था से अडॉप्ट किया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था से हमने अडॉप्ट किया है। तो इसका मतलब है दूसरा गलत है। दूसरे में जो परिभाषा लिखी है दोस्तों वो लोकतंत्र की लिखी है। लोकतंत्र में सभी अंतिम अधिकार भारत में जनता को दिए गए। ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैं पढ़ता हूं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। बिल्कुल सही बात है। लौकिक संप्रभुता है। लौकिक का मतलब जो दिखाई दे, पारलौकिक नहीं, जो ईश्वरीय आधार है वो नहीं। लौकिक का मतलब जो धरती पे है, भारत की जो भूमि है उस पे है, और लौकिक संप्रभुता भारत की भूमि पे है। तो आप ये जानते हैं कि भारत की भूमि पर अंतिम अधिकार हम भारत के लोग, मतलब हमारा है, जनता का है। किसी शासन व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष का नहीं और किसी का नहीं, हमारा अधिकार है। हम बी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। तो ये तीसरा पॉइंट भी इसमें ठीक है। चौथा एक इसमें ऑप्शन है और वो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। ये गलत है। आप ये जानिएगा कि संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रियम्बल में अभी तक हमारी सरकार ने या पार्लियामेंट ने एक ही बार संशोधन किया है, और वो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन है। वो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1976 में, जब आपातकाल लागू था 75 से 77, तब वो संविधान संशोधन किया गया था। एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, वो 44वां नहीं है। वो कौन सा है? 42वां है। और 42वें संविधान संशोधन से हमने क्रमशः कितने शब्द जोड़े हैं? 3 शब्द जोड़े हैं। पहला शब्द इसमें जो हमने जोड़ा है वो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमने क्रमशः 3 शब्द जोड़े हैं। समाजवादी शब्द है एक, पहला शब्द समाजवादी है। दूसरा एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। दूसरा एक शब्द कौन सा है? पंथ निरपेक्ष। और दोस्तों तीसरा एक शब्द है अखंडता। हमने 42वां संविधान संशोधन किया, आपातकाल में किया, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। अभी तक प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन किया गया है, दूसरा कोई संशोधन नहीं हुआ है। उससे क्रमशः हमने 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। और दोस्तों आपको थोड़ा सा अब आगे चल के अगर आप ये ज्ञात कर पाते हैं कि हमने इनमें से 2 शब्दों की व्याख्या संविधान में नहीं लिखी है। समाजवादी शब्द संविधान में लिखा हुआ तो है प्रस्तावना में, लेकिन परिभाषित नहीं है। और पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ तो है सेक्युलर, लेकिन वो परिभाषित नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में हमको ये चीजें बहुत अहमियत रखती हैं कि सटीक जानकारी किस तरीके से हमारे सिलेबस के साथ जुड़ी हुई है।
तो इन चीजों को आप अपने पूरे रिवाइज करने में, पूरी व्यवस्था को देखने में, जब दोबारा आप देख पा रहे हैं अपने ना सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए हम इसका उत्तर लगाते हैं और उत्तर दोस्तों देखते हैं कौन सा उत्तर रहेगा। इनमें से असत्य कथन आपको बताना है। तो चौथा असत्य हो गया, इसमें दूसरा असत्य हो गया, चौथा असत्य हो गया, दूसरा असत्य हो गया और पहला असत्य हो गया। इसका मतलब असत्य कथन लगाने हैं, तो इसमें से केवल सत्य कौन सा हुआ? तीसरा हुआ। तो पहला, दूसरा और चौथा, ध्यान से देखिएगा, पहला, दूसरा और चौथा इसमें असत्य है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है। कौन कौन सा? पहला, दूसरा और चौथा। केवल सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट ऐसा है जो इसमें ट्रू है, सही है। यहां से भी सवाल अलग से बन सकता है और दूसरे डिफरेंट एंगल से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले शब्द में क्या गलती है आप समझ ही गए होंगे कि हमारे यहाँ भारत में मूलतः शब्द नहीं था पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। हमने 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा है और 42वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और जबकि प्रश्न में जो भाषा लिखी गई है वो कह रही है कि 26 जनवरी 50 को क्या वस्तु स्थिति थी, यानी उस समय भारत के संविधान का स्टेटस क्या था। तो इस तरह से इसमें असत्य कथन 3 है, पहला असत्य है, दूसरा सत्य और चौथा सत्य है। इसमें सिर्फ सत्य कौन सा है दोस्तों? तीसरा सत्य है। इसमें हमारे एग्जाम्स में जो हमने पूछा है इसमें उसमें सिर्फ असत्य बताना है आपको। अगर मैं सवाल को ऐसे बदल दूं कि यहाँ सत्य कथन बताइए, तो सत्य कथन में केवल 3 आ जाएगा। केवल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बाकी असत्य कथन में 1, 2 और 4 रहेगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप देखिए, पीएसआई का बैच है हमारे यहाँ और हिंदी लाजवाब है, जीके लाजवाब है हमारी। आप हमारे साथ पीएसआई में जुड़िएगा और हमारे यहाँ निश्चित तौर पर नीचे एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप बात करके जुड़ सकते हैं। और प्रत्येक सोमवार को लगभग एक नए बैच की स्थिति हमारे यहाँ प्रारंभ हो जाती है, तो आप निश्चित तौर पर इससे लाभान्वित हो सकते हैं और अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों और एक अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में दिए गए कथनों का परीक्षण करिए। बहुत सिंपल सवाल, आर्टिकल 3 इसमें आपसे पूछा गया है। 3 में क्या है? संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, यानी संसद हमारे यहाँ जो राज्य हैं उनके क्षेत्रफल को घटा बढ़ा सकती है और नए राज्य का निर्माण कर सकती है। दूसरा, संसद राज्यों के क्षेत्र को परिवर्तित कर सकती है, मतलब एक स्टेट से कुछ ले सकती है, दूसरे स्टेट को दे सकती है, दूसरे स्टेट और तीसरे स्टेट से कुछ लेकर के चौथे स्टेट को बना सकती है। इस तरीके के प्रावधान भारत के संविधान की, हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था उसके अंतर्गत किए गए हैं और ये संविधान का आर्टिकल 3 है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारा काम संसद अपने सामान्य बहुमत से कर सकती है, यानी उसके लिए सामान्य बहुमत का मतलब है जो आधे सदस्यों का बहुमत है उसे सामान्य बहुमत के नाम से जाना गया है। मतलब पार्लियामेंट की आधी मेजॉरिटी इस काम को कर सकती है और जो भी कोई सामान्य बहुमत से काम होता है वो संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है, मतलब उसका कोई क्रमांक स्थापित नहीं होता है। अब वहीं अगर हम बात करें कि नए राज्यों का गठन अगर करना है तो इस गठन करने की प्रक्रिया में पहले से सहमति लेनी पड़ेगी। किससे सहमति लेनी पड़ेगी? भारत में राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ेगी। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या रहेगा। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही है। संसद राज्यों का क्षेत्र परिवर्तित कर सकती है, मतलब क्षेत्रफल में बदलाव कर सकती है। तो दोस्तों ए और बी इसके अंतर्गत दोनों ही सही है। ए और बी इसके अंतर्गत दोनों ही सही है। ए और बी दोनों ऑप्शन कैसे रहेंगे? ठीक रहेंगे। 5th नंबर का सवाल है, भारतीय संसद को यह शक्ति प्राप्त है, विचार करिए कि क्या शक्ति भारत में पार्लियामेंट के पास है। संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, अभी थोड़ी देर पहले बोला, यस, सीमाएं बदली जा सकती है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आर्टिकल 368 के अंतर्गत भारत की पार्लियामेंट को अधिकार है, विधानमंडलों को, राज्यों में विधानमंडलों को अधिकार नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी संशोधन होगा तो निश्चित तौर पर उसमें संविधान का एक शब्द आता है, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। उस बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बाकी भारत की संसद पूरे संविधान में आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसकी जो निर्धारित प्रक्रियाएं दो, उन प्रक्रियाओं से भारत की संसद भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। 3rd पॉइंट है, कुछ परिस्थितियों में
संसद को राज्य सूची में दिए गए विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है कुछ विषयों में। और आप ये जानते हैं कि राज्य सूची पर संविधान में एक आर्टिकल है 249, उसमें लिखा है कि भारत की संसद अपने 2/3 बहुमत से 2/3 मेजोरिटी से यदि राज्य सूची के किसी विषय को केंद्रीय महत्व का या संघ के महत्व का या संघ सूची में डाल सकती है, घोषित कर सकती है, तो निश्चित तौर पर दोस्तों उस पर कानून भी पार्लियामेंट बनाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये कानून केवल 1 वर्ष के लिए लागू रहेगा, टेम्परेरी लॉ रहेगा, 1 वर्ष के लिए लागू रहेगा। हर बार पार्लियामेंट को प्रति वर्ष इस कानून को बढ़ाना पड़ेगा। यदि पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर पाती है तो वो कानून वहीं समाप्त हो जाएगा और उसका अंतिम रूप से प्रभाव 6 महीने में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और व्यवस्था जैसे पहले चल रही थी वैसी हो जाएगी। और चौथा ऑप्शन है, संसद नियम बनाकर राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार दे सकती है। बिल्कुल नहीं दे सकती है, ऐसा कहीं लिखा ही हुआ नहीं है कि हमारे यहाँ कोई क्षेत्रफल में, हमारे यहाँ कोई राज्य के क्षेत्र में शामिल हो और हम ये कहें कि नहीं भाई तुम तो बांग्लादेश में चले जाओ या तुम पाकिस्तान में चले जाओ या तुम किसी दूसरे देश में चले। ये संभव नहीं है, ऐसा संविधान निर्माताओं का विचार नहीं था। निश्चित तौर पर इसमें चौथा ऑप्शन, संसद के पास ये अधिकार नहीं है। लेकिन अगर संसद नियम बनाए तो संघ से अलग होने का नहीं, कुछ लेन देन की प्रक्रिया को अपना सकती है। हम किसी दूसरे देश से कुछ भूमि या क्षेत्र ले सकते हैं और कुछ भूमि या क्षेत्र दूसरे देश को दे सकते हैं, लेकिन ये अधिकार विशेष परिस्थितियों में काम में आते हैं। सामान्यतः इसका प्रोसेस यहाँ लागू नहीं होता है। तो आपसे इसमें कौन सा कथन सही है पूछा है, तो इसमें से चौथा एक ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन कैसे हैं, ठीक है। 1, 2, 3 इसमें ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एजुकेशन हमारे यहाँ कौन सी सूची में है, शिक्षा हमारे यहाँ कौन सी सूची में है? हम ये जानते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 लिस्ट है हमारे पास। 7वीं अनुसूची में, 7वीं जो अनुसूची है जिसमें संघ और राज्यों के बीच में कार्यों का वितरण दिया गया है, उसके अंतर्गत दोस्तों हमारे यहाँ 3 सूचियां काम करती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हमको शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में बताना है कि एजुकेशन कौन सी सूची का विषय है, संघ सूची का है दोस्तों, राज्य सूची का या समवर्ती सूची का या केंद्र शासित प्रदेशों की सूची का। अब देखिए, आप केंद्र शासित प्रदेशों की सूची लिखिए। अब लिखने वाला ये भी लिख सकता था क्या अवशिष्ट विषय है, क्या एक्सेप्शनल रेजुडिशरी पावर्स है क्या, लेकिन अभी हम केवल 3 पे बात कर रहे हैं और उसमें भी शिक्षा कौन सी सूची में है। तो शिक्षा दोस्तों पहले राज्य सूची में था, शुरू में कौन सी सूची में था, राज्य सूची में था। और इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया 1976। इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया कब, 1976 में। और शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके कौन सी सूची में डाल दिया दोस्तों, समवर्ती सूची में डाल दिया। शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके कौन सी सूची में डाल दिया दोस्तों, समवर्ती सूची में डाल दिया। यहाँ 5 विषय निकाले गए थे 42वें संविधान संशोधन से और ये 5 विषय अब कौन सी सूची में आ गए हैं, समवर्ती सूची में आ गए हैं। और आज शिक्षा स्टेट के नियंत्रण में भी है और आज शिक्षा यूनियन यानी सेंटर के नियंत्रण में भी है। इसलिए हमको बहुत प्राय ये ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना पड़ेगा कि शिक्षा कौन सी सूची का विषय है। तो आप जानते हैं कि शिक्षा कौन सी सूची का विषय, समवर्ती सूची का विषय कैसे कैसे निकाल के कैसे हमने जोड़ा, इस पे हमने अभी चर्चा की है। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं। और उससे पहले फिर एक परिष्कार के बारे में जो लिखा हुआ है कि हमने डिप्टी जेलर जो अभी पद अनाउंस हुए हैं उनके लिए भी हमने बैच स्टार्ट किया हुआ है। और दोस्तों उसमें भी जीके और हिंदी है, पीएसआई जीके और हिंदी है। और आप ये देखिए, इनको दोनों को हमने कॉम्बो बना करके हम अभी बैच चला रहे हैं। तो आप निश्चित तौर पर हमारे इस बैच का क्या ले सकते हैं, सुखानुभूति कर सकते हैं, उसका पढ़ाई की दृष्टि से आनंद ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। 7वां सवाल है, मूलतः संविधान के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है। मूलतः का मतलब है दोस्तों 26 जनवरी 1950, यानी जब हमने संविधान लागू किया उस स्थिति को हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी मूलतः संविधान के नाम से जानते हैं। उस समय हमारे पास क्या था और क्या नहीं था उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, संविधान को 26 नवंबर 1949 अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अब देखिए,
सरल शब्द तो सरल है, लेकिन अगर इनका भाव हमको पता नहीं है, इनका आशय हमको पता नहीं है, तो निश्चित तौर पर हमारे पास थोड़ा सा एग्जाम में क्रैक करने की स्थिति थोड़ी सी हमारे लिए निश्चित तौर पर कठिन होती है। तो आप देखिए, एडॉप्ट करना, इनेक्ट करना और गिव अवर सेल्स, अंग्रेजी वर्ड है एडॉप्ट करना, इनेक्ट करना। इनेक्ट, एक्ट का मतलब है अधिनियम, और गिव अवर सेल्फ यानी हमने स्वयं संविधान बनाया, हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारी संविधान सभा के द्वारा, और हमारे ही लोगों ने अपने ही संविधान को बना करके स्वयं को अर्पित कर लिया। तो इसको बोलते हैं आत्मार्पित। क्या बोलते हैं? आत्मार्पित। तो 3 वर्ष हैं और तीनों वर्ष बिल्कुल ठीक स्थिति में है। 26 नवंबर 1949 अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, संविधान लचीले और कठोर का मिश्रण है। बिल्कुल है, बहुत सारे ऐसे प्रावधान है हमारे संविधान में दोस्तों, जिनको हम यानी हमारी पार्लियामेंट अपने सामान्य मेजोरिटी से, जो जनरल मेजोरिटी है, उससे बदल सकती है। बहुत सारे ऐसे प्रावधान है हमारे संविधान में जिनको बदलने के लिए पार्लियामेंट को 2/3 मेजोरिटी यानी 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। और कुछ ऐसे प्रावधान भी है जिनमें 2/3 मेजोरिटी तो जरूरी है ही, आधे राज्यों के समर्थन की भी, आधे राज्यों के विधानसभाओं के समर्थन की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो जहां आधे राज्यों के विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, वो निश्चित तौर पर कठोर कार्य है, कठोर व्यवस्था है, और जिसमें सामान्यतः हम सामान्य संशोधन करके, अगर आधे से ज्यादा सदस्यों के बहुमत से हम संशोधन कर देते संविधान में, तो वो लचीली व्यवस्था है। तो भारत का संविधान फ्लेक्सिबल है। कैसा है? फ्लेक्सिबल है। ये रिजिड भी है और बहुत लचीला, मुलायम भी है। तो इसलिए ये एक मिक्सअप की तरह काम करता है, और ये होना भी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, संविधान कांग्रेस के बहुमत से बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है, संविधान कांग्रेस के बहुमत से नहीं बनाया गया। संविधान सभा ने एक बहुत अच्छा काम ये किया, हमारे जो संविधान निर्माता रहे, हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया कि जब वो संविधान बना रहे थे तो उन्होंने लगभग ये तय किया कि हम किसी बात को लेकर के, जो बहुत सारे प्रावधान हम संविधान में डालेंगे, उनमें से किसी बात को लेकर के हम मतदान नहीं करवाएंगे। मतदान से होता क्या है दोस्तों? निश्चित तौर पर हार जीत हो जाती है। जिनके पास थोड़ी संख्या बल ज्यादा होती है वो जीत जाते हैं, चाहे कानून ठीक हो, चाहे कानून उतना ठीक नहीं हो। और दूसरा, जिनके पास संख्या बल कम होता है, वो अपनी बात पूरी तरीके से नहीं रख पाते। तो इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी पैदा होती है, और इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि आपस में सबकी क्या ली गई है? सहमति। और सहमति के बाद फिर क्या किया गया है? समायोजन, जो नीचे के ऑप्शन में हमने दे भी दिया है। भारत का संविधान सहमति और समायोजन के सिद्धांत पर कार्य करता है या निरूपित किया गया। बिल्कुल ठीक बात है। आप कभी भी किसी भी कार्य को बहुमत से करेंगे तो कहीं हार हो जाएगी, कहीं जीत हो जाएगी। आप उसका पूरी तरीके से पक्ष नहीं जीत पाएंगे, उसका दिल नहीं जीत पाएंगे, वो पक्ष नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपको मैक्सिमम कंडीशंस में सहमति बनाने की प्रक्रिया आनी चाहिए। और आप अंग्रेजी वर्ड समझते हैं, समायोजन का मतलब है एडजस्ट किया गया है। किसी ने कोई बात बोली, किसी ने कोई बात बोली कि भैया ये ठीक रह सकता है, फलाने देश में ऐसा है, वो ठीक हो सकता है संविधान सभा में, लेकिन फिर सबका निष्कर्ष निकाला गया और सबको एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर ला करके सबको बिठाया गया और कहा कि ये हमारे हित में और ये हमारे हित में नहीं है, और फिर उस संविधान को पास किया गया। इसलिए भारत की संविधान सभा ने संविधान पर सहमति और समायोजन का सिद्धांत अपनाया और उससे संविधान बना। आप ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के बहुमत से निर्मित संविधान नहीं था। संविधान सबकी सहमति से बना, समायोजन से बना, और हमने जहां जहां परिवर्तन करना था उस परिवर्तन को भी किया, और परिवर्तन के बाद फिर हमने संविधान अपनी सभा के द्वारा बनाया। आप ये बात ध्यान रखें कि भारत में संविधान सभा में कांग्रेस के बहुमत तो था कांग्रेस का, लेकिन दूसरे दलों के भी बहुत सारे सदस्य थे, और उन सदस्यों को भी हमने संविधान में पूरी तरीके से भागीदार बनाया। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनको हमने प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, और ऐसी स्थिति में बनाया जब वो चुनाव पूर्वी बंगाल से जीते। जयसुर कुलना एक क्षेत्र है पूर्वी बंगाल में, वहां से वो चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद वो क्षेत्र विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में चला गया। अब उनकी महत्वता, विद्वता को हम संविधान सभा में लाना चाहते थे। तो जब विद्वता को संविधान सभा में लाना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर हमने उनको भारत के पास जो स्थान थे उन स्थानों से वापस संविधान सभा के लिए चुनवाया।
और एक जगह है बॉम्बे, मतलब प्रांत था उस समय बॉम्बे, आज जिसका नाम महाराष्ट्र है, वहां का एक क्षेत्र है, पुणे क्षेत्र है, वहां से एम.आर. जैकर की सीट, एक व्यक्ति थे संविधान सभा में एम.आर. जैकर की सीट को रिक्त करवाया और उस स्थान पर पुनः कौन निर्वाचित हुए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत की संविधान सभा ने बहुमत से काम नहीं किया, सहमति और समायोजन के सिद्धांत के आधार पर क्या किया था? कार्य किया था। आइए दोस्तों, इसका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 8वां सवाल है, संविधान के कौन सा या कौन से भाग मूल संविधान में उल्लेखित नहीं थे? अब देखिए, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कितने भागों में संविधान बनाया गया और जिस समय बनाया गया था उस समय कितने थे और आज हमने कितने बढ़ा दिए, संविधान संशोधन करके कितने बढ़ा दिए, उसके बारे में एक सवाल है। तो सवाल में आप देखिएगा, हमारे संविधान में दोस्तों 22 भाग हैं। भाग कितने हैं? 22। और हमने इसमें 4 भाग और जोड़े हैं, तो 22 भागों से आगे 4 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 26 हो गए। इनमें से एक भाग हमने कम किया है, इसलिए भागों की संख्या कितनी है? इस समय 25 है। लेकिन आप ध्यान रखें, ये भाग हमारे किसकी दृष्टि से है? गणना की दृष्टि से है, यानी काउंटेबल व्यवस्था में ये भाग कितने हैं? 25 है। आइए इस सवाल का हम पूरा उत्तर निकालते हैं, पूरा उत्तर देखते हैं कि कैसे इसमें एग्जाम्स में सवाल। संविधान के कौन से या कौन सा भाग मूल संविधान में उल्लेखित नहीं थे? यानी बेसिक जो 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें कौन सा भाग शामिल नहीं था? प्रशासनिक अधिकरण जो केंद्र राज्यों के समन्वयात्मक दृष्टिकोण को बताते हैं दोस्तों, ये भाग है 14A, 14A। और 14A हमने कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा है? 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा है। तो आप ये जान पाए होंगे कि हमारे यहाँ 26 जनवरी 1950 को 42 नंबर का आपके 14A नंबर का भाग नहीं था, 14A वाला भाग नहीं था। हमारी संसद ने 42वां संविधान संशोधन किया और 42वां संविधान संशोधन करके फिर हमने 1976 में इस भाग को जोड़ा। तो संवैधानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो ये भाग हमारे पास 50 में नहीं था, बाद में आया। दूसरा, स्थानीय शासन का संवैधानिक स्वरूप जो सरकार के तीसरे स्तर को निरूपित करता है। इसका मतलब ये रहा दोस्तों कि हमारे यहाँ तीसरा स्तर स्थानीय शासन है, और स्थानीय शासन को हम क्या बोल सकते हैं? पंचायत राज और नगरीय शासन बोल सकते हैं। और आप ये जानते हैं कि स्थानीय शासन हमारे यहाँ 73वें और 74वें संविधान संशोधन से आया, जो 1992 में हुआ था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। तो हमने तीसरे स्तर का दर्जा हमारे पास शुरू से नहीं था, बाद में जोड़ा। मूल कर्तव्यों का समायोजन जो नागरिकों के लिए राज्य निष्ठा को दर्शाता है, ये भी हमने भाग एक नया बनाया हमारे संविधान में, और उस भाग को बोलते हैं 4A। और हमने यानी हमारी व्यवस्था में 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। तो हमने ये तीनों भाग जो आपके प्रश्न में दिए हैं, और ये महसूस हो रहा है, हम ये देख पा रहे हैं तार्किक दृष्टि से कि ये तीनों भाग हमारे मूल संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 वाले हिस्से में नहीं थे, बाद में जोड़े हैं। तो फिर आपको सही इसमें कथन बताना है, तो उपरोक्त तीनों इसमें ठीक है, उपरोक्त तीनों ही इसमें ठीक है। और दोस्तों, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि रीसेंट ट्रेंड्स जो एग्जाम्स के हैं, उनमें इन दिनों प्राय ये देखा जा रहा है कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जो सवाल बन रहे हैं, उन सवालों की जो नेचर है, जो पूछने का जो तरीका है, वो निश्चित तौर पर अवधारणात्मक तरीका हमको दिखाई दे रहा है, कॉन्सेप्चुअल तरीका हमको दिखाई दे रहा है कि आपका उस सब्जेक्ट विशेष के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो कॉन्सेप्ट आप कितना क्लियर कर पा रहे हैं। देखिए, दो बातें होती हैं, एक तथ्यात्मक यानी जिसपे आर्टिकल है और उस आर्टिकल को आपको रटना है, देखना है, और दूसरा उस आर्टिकल की व्यवस्था जो है, उस आर्टिकल के भीतर जो है, उससे हमारी व्यवस्था में हम कैसे उस आर्टिकल को चला पा रहे हैं, उससे क्या क्या प्रभाव हमारे शासन व्यवस्था पर आए हैं, या कैसे हम उस प्रभाव को इंगित कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये हमको हमारी अवधारणात्मक व्यवस्था बताती है। तो इन दिनों एग्जाम्स में जो कॉन्सेप्ट है वो भी पूछा जा रहा है, और जो तथ्य है यानी जो फैक्ट्स है वो भी पूछा जा रहा है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि हमको दोनों ही व्यवस्थाओं में पारंगत होना चाहिए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9th सवाल है,
नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संलग्न नहीं था, इसके बारे में असंगत कथन छांटना है। अब देखिए, एक सिंपल सी वर्डिंग आई, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, अब हम ये जानते हैं कि 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में, है ना, फरवरी का महीना है, 1928 का वर्ष है, मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू का मतलब है जो भारत के सबसे लंबे समय तक, लगभग 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, वो नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हमने एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की संविधान निर्माण के लिए, और इसने अपना संविधान भी बनाया। इसलिए नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट कहते हैं संविधान का। कौन सा प्रिंट कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं, पूर्व रूप कहते हैं दोस्तों। लेकिन ये उस समय का दुर्भाग्य रहा, 1928 में रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी, क्योंकि इस रिपोर्ट का सबसे ज्यादा विरोध हमारे यहाँ जो देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट जो थे, उनके राजाओं ने किया, और दूसरा विरोध किया था मुस्लिम लीग ने। लेकिन इसके बहुत सारे प्रावधान, हमने जब संविधान बनाया तो हमारी संविधान सभा ने इनके बहुत सारे प्रावधान हमारे किस में अडॉप्ट कर लिए, संविधान में अडॉप्ट कर लिए, और इसलिए से हम संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। आइए देखते हैं। भारत को पूर्ण स्वराज बनाना दूरगामी लक्ष्य निर्धारित किया। बिल्कुल ठीक बात है, यानी औपनिवेशिक स्वराज तो अभी दे दो, अभी मतलब 28 में ही औपनिवेशिक स्वराज दे दो, और पूर्ण स्वराज हमको दे दो धीरे धीरे चरणों में। ये बात नेहरू रिपोर्ट में लिखी है। दूसरा, 19 मौलिक अधिकार बनाए। भारत में मौलिक अधिकारों की रचना व्यवस्थित तरीके से कौन सी रिपोर्ट में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। तीसरा, भारत में संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ था, लेकिन उसके सुधार की बात भी नेहरू रिपोर्ट में लिखी गई थी। और चौथा है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन को प्रभावी बनाना। भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है, नाम से ही पता चल रहा है सांप्रदायिकता है ही गलत, है ही बेकार, है ही बुरी चीज। तो सांप्रदायिक निर्वाचन को प्रभावी बनाने की बात नहीं की गई थी, बल्कि इसे समाप्त करने की बात की गई थी। तो अगर हमसे असंगत कूट पूछ रहा है तो भाई दोस्तों केवल 4 नंबर का ऑप्शन असंगत रहेगा। सांप्रदायिक निर्वाचन न पहले ठीक था और न ही आज की परिस्थिति में ठीक है, किसी भी तरीके से ये संगत हो ही नहीं सकता। चलिए अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक आप जानते हैं 167 बैठकें हुई हैं, 167 बैठकें की थी संविधान सभा ने। इनमें से 114 बैठकें तो केवल इसके प्रारूप पर चर्चा करने के लिए की थी। 167 हुई, 114 इसके प्रारूप पर ही चर्चा करने के लिए हुई। तो पहली बैठक में क्या क्या हुआ उसके बारे में पूछा है, और इसमें से असंगत कूट आपको बताना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बिल्कुल ठीक बात है। अस्थायी अध्यक्ष का चयन हमने कौन से देश से अडॉप्ट किया दोस्तों? फ्रांस से। जैसे मैंने अभी पहले बोला था, बहुत सारे देशों से बहुत सारी प्रक्रियाएं ली, तो उसमें एक देश है फ्रांस, वहां से हमने ये प्रावधान लिया है। और पहली बैठक में प्रसन्न देव रैकुट की मृत्यु हो गई थी, जो बंगाल से चुन करके आए थे। बैठक में आ नहीं पाए थे, लेकिन चुने जा चुके थे प्रसन्न देव रैकुट। और चौथा है, संविधान की पहली बैठक में 211 सदस्य नहीं थे दोस्तों, 207 सदस्य उपस्थित थे। तो निश्चित तौर पर इसमें से आपको असंगत बताना है। तो असंगत बताना है तो केवल 4 इसमें कैसा रहेगा दोस्तों? असंगत रहेगा, केवल 4। 207 थे, 211 नहीं थे। अगला सवाल लेते हैं, 11वां सवाल। संविधान सभा के निर्माण के संबंध में अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? अंतरिम सरकार का मतलब होता है ऐसी सरकार जो काम चलाने के लिए उस समय, जब तक संविधान सभा अपना संविधान नहीं बना ले, उस समय तक एक काम चलाऊ केयर टेकर सरकार जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें कौन कौन शामिल नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू तो सरकार के उपाध्यक्ष ही थे, अंबेडकर इसमें शामिल नहीं थे, जॉन मथाई साहब इसमें शामिल थे, और जोगेंद्र नाथ मंडल भी इसमें शामिल था, कानून मंत्री बनाया गया था, और जॉन मथाई साहब भी इस सरकार में शामिल थे। तो दोस्तों अंबेडकर को स्वतंत्र भारत की सरकार में स्थान दिया गया था। अंबेडकर साहब का स्वतंत्र भारत, यानी नेहरू जब प्रधानमंत्री रहे स्वतंत्र भारत के 15 अगस्त 1947, और उसके बाद उसमें कानून मंत्री बनाए गए थे अंबेडकर। लेकिन अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी 2 सितंबर के दिन, उसमें अंबेडकर को स्थान नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट अगला सवाल है 12वां। क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन सा कथन संगत है? क्रिप्स है ना, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था 22 मार्च 1942 को। उसने क्या क्या हमारे लिए दिया या क्या क्या नहीं दिया, इसके संदर्भ में आपको बताना है। तो संगत स्टेटमेंट आपको बोलना है।
यह 3 सदस्यीय आयोग था, गलत है। क्रिप्स मिशन सिर्फ कितने सदस्यीय आयोग था दोस्तों? 1 सदस्यीय आयोग था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ये भी गलत है। यह 1 सदस्यीय आयोग था, इसके अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, बिल्कुल सही है। भारत का औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाना तय किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों? डी रहेगा। औपनिवेशिक स्वराज की बात करता है क्रिप्स, इसलिए गांधी क्रिप्स मिशन को कहते हैं कि ये एक ऐसा चेक है जिस पर भारत की स्वतंत्रता की तिथि अंकित नहीं है, यानी इसे बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। तो दोस्तों 2 और 3 इसमें सही है। अगला सवाल है दोस्तों 13वें नंबर का, संविधान सभा में अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव 11 दिसंबर 1946 को, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम का प्रस्ताव किस किसने रखा था? एक प्रस्ताव तो है सच्चिदानंद सिन्हा जी का 9 दिसंबर को, फिर एक प्रस्ताव है 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो सवाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर के, तो आप बताइएगा इसमें प्रस्तावित और अनुमोदित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति कौन थे? जेबी कृपलानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रस्ताव रखा था जेबी कृपलानी ने और उसका समर्थन यानी अनुमोदन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये उत्तर निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सवाल है और इसका उत्तर बहुत व्यवस्थित तरीके से हम देख पाएंगे। क्यों देख पाएंगे? आप देखिए, उस समय जब संविधान बन रहा है तो पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल एक मजबूत आधारभूत स्तंभ है और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी। तो दोनों बहुत अच्छे व्यवस्थित बड़े राजनेता थे, मजबूत राजनेता थे और इस तरह से हमारी संविधान सभा में एक बहुत जो सुदृढ़ पिलर जो बनाए हमने, यानी फाउंडेशन जो तैयार किया था, वो ऐसे मजबूत लोगों के द्वारा तैयार किया गया था जो आज 75 वर्ष तक भी हमारी शासन व्यवस्था को चलाए हुए है। तो इसका उत्तर ये रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, वापस से वो इस सम्मिलित करने वाला एक सवाल आया है और सवाल ये है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी अध्यक्ष में कौन आगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा जी। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर। और अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन जो दोस्तों रहेगा वो 4-3-2-1, 4-3-2-1। किसी भी तरीके से कोई भी एग्जाम्स में कैसे ही सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कोशिश करिएगा उस बात को समझ करके आप उत्तर दें, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ। हम डिफरेंट एरियाज से डिफरेंट टाइप के टेस्ट वाले सवाल आपको दे रहे हैं। अब इसमें कथन है और एक कारण है, कथन ए है और कारण बी है। तो पहला कथन क्या लिखा है? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनावों में भाग लिया था क्या? भाई लिया ना, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के चुनावों में भाग लिया और कितनी सीटें जीती? 73 सीटें जीती। दूसरा, कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग नामंजूर की थी, मानी नहीं थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कैबिनेट मिशन ने सेपरेट पाकिस्तान जो बनाना था उसकी जो मांग उठ रही थी उसको नामंजूर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और इस तरीके से आप अगर बताएं ए सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है और आर गलत है, बिल्कुल सही आ रहा है। ए तो सही है और आर कैसा है? गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा रहेगा? तीसरा रहेगा। कैबिनेट मिशन आया, उसने कहा कि भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो सब संविधान सभा के लिए चुनाव लड़े, इनडायरेक्ट चुनाव हुआ। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और कांग्रेस को 208 सीटें मिली और 15 सीटें निर्दलीय यानी जो अन्य छोटे दलों के सदस्य थे उनको मिली। इस तरीके से भारत में संविधान सभा का 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। लेकिन आपको ध्यान रखना है, चुनाव इनडायरेक्ट हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। कैसा हुआ था? अप्रत्यक्ष। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन ये ठीक रहेगा। अगला सवाल लेते हैं कैबिनेट मिशन योजना को लेकर के वापस से कैबिनेट मिशन योजना को एक सवाल लेकर लेते हैं जिसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें लगभग जो प्रश्न का पैटर्न है वो सेम सा ही रख दिया है। तो उत्तर जो हम देख पाएंगे वो कौन सा है? कैबिनेट मिशन के ऊपर मैं बहुत सारी चर्चा कर चुका हूँ। इसमें से यहाँ बनाई गई थी उसके कौन से प्रावधान थे? अब देखो 1 और 3 उत्तर इसमें सही निकल रहा है। 10 लाख वाली जनसंख्या वाला ठीक निकल गया और फिर तीसरा ऑप्शन इसमें ठीक निकल गया। तो इस तरह से ये ऑप्शन वापस से पूरी तरीके से कैबिनेट मिशन से ही पूछ लिया है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हूबहू सवाल पहले था। फिर एक और सवाल लेते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया? भाई 26 जनवरी को क्यों लागू करेंगे? इसके बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। क्या इस दिन शुभ मुहूर्त था 26 जनवरी को?
इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था क्या? नहीं भाई, भारत छोड़ो आंदोलन तो 8 और 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ और इस दिन ऐसा कोई मुहूर्त वाला काम तो हुआ नहीं। लेकिन इस तिथि को इसलिए हम याद करते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930। और ये क्यों मनाया था? क्योंकि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक वार्षिक सम्मेलन दोस्तों कहां हुआ? लाहौर में हुआ। और दोस्तों लाहौर रावी नदी के तट पे है और यहाँ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में तय हुआ था कि हम 26 जनवरी को पहला, ध्यान से सुनिए, 26 जनवरी को हम पहला स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। जब 29 का वर्ष खत्म होता है, 30 का वर्ष आता है, दिसंबर के बाद जनवरी आता है, पुराना ईयर खत्म होता है, नया ईयर स्टार्ट होता है, वर्ष स्टार्ट होता है, तो फिर जनवरी का महीना आया, उसमें 26 तारीख आई, वहां हमने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। कौन सा? पहला स्वाधीनता दिवस। लेकिन बाद में गणतंत्र को बदल करके हमने 26 जनवरी कर दिया और स्वाधीनता दिवस हमारा जो रहा वो 15 अगस्त 1947 रहा। तो इसलिए मनाते हैं क्योंकि 1929 में कांग्रेस ने ये तय किया था कि हम 26 जनवरी को ऐतिहासिक मनाएंगे और पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसलिए हमारे संविधान को, पूरे संविधान को 26 जनवरी से लागू किया गया। आइए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको फॉल्स स्टेटमेंट लेना है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, बिल्कुल सही है, भारत राज्यों का संघ है। और पहले ही आर्टिकल में लिखा हुआ है और पहले ही आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि भारत और इंडिया दो ही नाम है, तीसरा नाम नहीं है। आप ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदुस्तान बोल सकते हैं, आर्यव्रत बोल सकते हैं, सोने की चिड़िया बोल सकते हैं, लेकिन संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में अगर आपको नाम लेना है तो दो ही नाम है भारत के, एक भारत है और दूसरा इंडिया है। और संविधान में लिखा हुआ है भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो दो नाम है भारत और इंडिया, बिल्कुल ठीक है। संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। आप ध्यान रखें दोस्तों, भारत में राज्यों का संघ, राज्यों का संघ शब्द इस्तेमाल हुआ है, राज्यों का संघ कहा गया है, संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। भारत का संघवाद संघ की इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पहले राज्य नहीं बने, हमारे यहाँ पहले क्या बना था? केंद्र बना था और राज्यों को अपनी इच्छा से स्वेच्छाकारी आधार पर संघ से पृथक या स्वतंत्र होने का अधिकार दिया गया था, तो ये अधिकार हमने नहीं दिया। अगर असत्य पूछना है तो फिर कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों? इसमें डी ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस प्रावधान पर आधारित किया? अगेन अगेन एंड अगेन यही सवाल पूछा जा रहा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कैबिनेट मिशन योजना पर तो आधारित थी। संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बनाई गई थी और संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। और दोस्तों निश्चित तौर पर ये सभी कूट कैसे हैं, सही हैं और हम विस्तार से इनकी क्या कर चुके हैं, पहले चर्चा कर चुके हैं। तो एक प्रश्न दूसरे से जुड़ा हुआ, दूसरा तीसरे जुड़ा हुआ है, कड़ी से कड़ी हमने जोड़ के इस सीरीज को बनाया है और मैं उम्मीद करता हूं इस सीरीज से निश्चित तौर पर आपको आपके एग्जाम्स में, किसी भी तरीके के एग्जाम्स में, चाहे ये हो चाहे कोई दूसरा एग्जाम हो, उसमें निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। एक सवाल आपके सामने है और वो सवाल है संविधान सभा की मांग के संबंध में क्या संगत है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसकी डिमांड हमारी राष्ट्रीय आंदोलन में हमने कैसे मांग अंग्रेजों के सामने रखी, कैसे मांग उठाई, उसके संदर्भ में आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन इसका हम पढ़ते हैं और पहला ऑप्शन है 1857 की क्रांति के उपरांत स्वराज संविधान की मांग की गई। स्वराज संविधान की मांग की गई। तो 1857 की क्रांति के बाद ऐसी कोई मांग हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिखाई नहीं देती है। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 1895 में तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में इसकी मांग की गई और बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में जो स्वराज विधेयक बनाया उसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल के नाम से भी जानते हैं। उस बिल में भारत के संविधान सभा की पहली मांग रखी गई थी। तो निश्चित तौर पर दूसरा ऑप्शन दोस्तों ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है संविधान सभा की प्रबलतम परोक्ष मांग। परोक्ष मांग गांधी के द्वारा 1922 में की गई थी। प्रबलतम परोक्ष मांग यानी अप्रत्यक्ष मांग 1922 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसको परोक्ष को हम क्या बोल सकते हैं? अप्रत्यक्ष मांग कह सकते हैं। 5 जनवरी 1922 को गांधी ने ऐसी मांग उठाई थी संविधान सभा के लिए। तो निश्चित तौर पर इसके पहले ऑप्शन को अगर हम छोड़ दें तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा। बी और सी इसमें दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और है, अंतरिम सरकार के संबंध में कौन सा कथन असंगत है?
असंगत कथन बता। अंतरिम का मतलब मैं पहले बता चुका हूं दोस्तों आपको कि हमको एक काम चलाऊ केयर टेकर सरकार के बारे में जो 2 सितंबर 1946 को काम करना स्टार्ट करती है और 14 या 15 अगस्त 1947 तक काम करती है। केयर टेकर सरकार, अंतरिम सरकार, उसके संदर्भ में क्या ठीक था क्या ठीक नहीं था। अंतरिम सरकार का गठन कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ, बिल्कुल ठीक है। मैं कह चुका हूं कि इस सरकार में उपाध्यक्ष की भूमिका, विदेश मंत्री की भूमिका, राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष की भूमिका, राष्ट्रमंडल के सचिव की भूमिका कौन निभाते हैं? जवाहरलाल नेहरू निभाते हैं और जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व कांग्रेस का नेतृत्व है। दूसरा, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष तत्कालीन वायसराय वेविल और माउंटबेटन को बनाया गया। बिल्कुल सही बात है। वेविल भारत से मार्च 1947 में गए और फिर मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर के आए। उन्होंने 1948 तक काम किया, जून 1948 तक। तो दोनों ही वायसराय हमारे यहाँ जो केयर टेकर सरकार थी उसके अध्यक्ष के तौर पर रहे। और तीसरा है, अंतरिम सरकार में एकमात्र महिला सदस्य राजकुमारी अमृत कौर थी। ये ठीक नहीं है। अमृत कौर स्वतंत्र भारत में नेहरू सरकार में पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, लेकिन अंतरिम सरकार में कोई महिला सदस्य नहीं थी। और अंतरिम सरकार का गठन का प्रस्ताव माउंटबेटन योजना पर आधारित है, ये भी ठीक है। माउंटबेटन योजना में अंतरिम सरकार की बात की गई थी। तो असंगत कूट का चयन करना है, तो असंगत कूट का जब चयन करेंगे तो हम 3 और 4 की बात करेंगे। अंतरिम सरकार का प्रस्ताव माउंटबेटन योजना पर आधारित रहा। माउंटबेटन योजना पर आधारित रहा तो माउंटबेटन योजना जो है वो तो 3 जून 1947 को है। 3 जून 1947 को है। तो हम तो 46 की बात कर रहे हैं, 1946 की बात कर रहे हैं ना अंतरिम सरकार। तो माउंटबेटन योजना तो 47 में आएगी। तो निश्चित तौर पर इसमें तीसरा और चौथा दोनों ही क्या रहेंगे? गलत रहेंगे। कोई महिला नहीं थी और अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन योजना पे, कैबिनेट मिशन योजना पे, माउंटबेटन योजना पे नहीं है। अगला सवाल लेते हैं, भारतीय संविधान को किस श्रेणी के अंतर्गत रख सकते हैं आप? अब श्रेणी कैसी कैसी है? आप या तो लिखित बोलेंगे, आप लिखित और निर्मित बोलेंगे, लिखित निर्मित और विस्तृत बोलेंगे, लिखित निर्मित और सबसे छोटा बोलेंगे। तो हम ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान, निर्मित संविधान भारत का है। तो निश्चित तौर पर बहुत सरल सवाल का सरल ऑप्शन है, लिखित निर्मित और विस्तृत संविधान है, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बनाया गया था। भारतीय संविधान को पूर्णतः निर्माण लागू होने तक, मतलब हमने निर्माण कर लिया, उसके बाद हमने जब लागू किया 26 जनवरी 1950, उस समय तक कितने समय में पूरा किया गया था? यानी संविधान सभा ने कितने समय तक काम किया? तो आप ये जानते हैं दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है। 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन हमारी संविधान सभा ने काम किया। आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 से काम करने लगी थी संविधान सभा और उसने 24 जनवरी 1950 तक काम किया था। और इसकी जो अवधि है वो 3 वर्ष और 1 महीने, 1 माह और कितने दिन होती है दोस्तों? 16 दिन होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान निर्माण में लगने वाला समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और संविधान सभा जब तक अंत तक काम करती है तो उसका जो समय है वो है 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। तो उत्तर कौन सा रहेगा दोस्तों? 3 वर्ष 1 माह। और नेक्स्ट सवाल आपको दिखाई दे रहा है, नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट क्यों कहलाती है, यानी इसका पूर्व रूप क्यों कहलाती है? इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, नेहरू रिपोर्ट के बारे में। और दोस्तों इन दिनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नेहरू रिपोर्ट को लेकर के निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल पूछ लिया जाता है। तो आपको जो बेसिक है उस व्यवस्था का, सिस्टम का जो बेसिक हिस्सा है उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसमें क्या दिया है? नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट है, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों की बात की गई थी और हम जानते हैं इसमें 19 मौलिक अधिकार थे जिनमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई थी। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय, स्वतंत्र और संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। जो फेडरल कोर्ट है उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष भारत के हित में बनाने की बात भी नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत की गई थी। और सांप्रदायिक निर्वाचन को खत्म करके संयुक्त और साधारण निर्वाचन या सामान्य निर्वाचन की बात भी दोस्तों नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत की गई थी। तो निश्चित तौर पर इसके तीनों ऑप्शन ठीक हैं। तो जो उत्तर रहेगा वो डी रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है। संविधान सभा के कार्यों की समीक्षा संबंधी समिति निम्नलिखित में से इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया था? जो संविधान सभा दोस्तों काम कर रही थी उस काम को करने की समीक्षा कि काम किस अनुपात में किस स्तर से चल रहा है, कितना करना है कितना नहीं करना है, कितने समय में, टाइम बाउंड प्रोसेस था
किसको उस कार्य से जोड़ना है, ये सब एक समीक्षा के लिए समिति बनाई गई। और उस समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? जीवी मावलंकर साहब, पट्टाभी सीतारमैया, एस सी मुखर्जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों जीवी मावलंकर साहब को, जो आगे चल करके अंतरिम जो संसद बनेगी उसमें स्पीकर बनेंगे और बाद में पहली लोकसभा 1952 में बनेगी उसमें पहले अध्यक्ष बनेंगे। इनको ये कार्य सौंपा गया था संविधान सभा के कार्यों की समीक्षा संबंधी समिति जो बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। दोस्तों देखो, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्या था और सेकंड पेपर में हमने कॉमर्स यानी वाणिज्य का पेपर हमने हमारे यहाँ स्टार्ट किया है परिष्कार में। और नए बैच हम प्रत्येक सोमवार को जब भी यथासंभव होता है एडिट करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। और ये आप पढ़ करके इसका पूरा है ना, परिष्कार के जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चैनल है हमारी, ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन, इन दोनों से आप निश्चित तौर पर अपने एग्जाम्स की जो तैयारी है उसको और बहुत मजबूत बना सकते हैं, पैनी धारदार बना सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और हम हर ग्रेड का, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, या रीट हो, सीईटी हो, पीएसआई हो, आरएस हो, इन सब के बैच हम निरंतर चला रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, शेष बात अगली पीपीटी के साथ, अगले लेक्चर।